10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, इसकी हम आज बात करेंगे। समझेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम किस तरह के नंबर्स को जानते हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होकर कुछ नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन सब नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। बट नंबर्स के इस सेट में यदि हम 0 भी ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है होल नंबर्स। इसमें भी नेगेटिव नंबर्स की कमी है। यदि हम नेगेटिव नंबर्स को भी लिख देते हैं तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स, और इन सब नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन कुछ ऐसी जी। तो ये दोनों साइड इनफाइनाइट तक बढ़ते जाते हैं। ये हो गया इंटीजर्स। तो इस नंबर लाइन पर ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं हमें 0 1 2, क्या बस यही नंबर होते हैं? क्या इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होते? डेफिनेटली होते हैं। 0.5 भी तो नंबर होता है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे आएगा कहीं पे 0.5, ये है यानी कि 1/2, इसको 1/2 ही तो लिखेंगे। सिमिलरली 1/3 यहाँ पे आता है, 1/5 यहाँ पे आएगा कहीं पे, ये होगा कहीं 1/5, इनके बीच में कहीं पे 1/3 है ना। और इस तरह से 22/7 3.14 समथिंग कुछ होता है। तो वी कैन से यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा 22/7, ऐसा ही है डेफिनेटली। तो ये भी तो नंबर्स है ना। इनको हम क्या बोलेंगे? ये है फ्रैक्शंस, यानी कि जो डेसिमल्स में आएंगे, जो कि कंप्लीट नहीं है, वो फ्रैक्शंस हो गए। बट यदि हम इन फ्रैक्शंस पे ध्यान दें तो यदि हम बोले 1/5 कितना आएगा, हम आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि आप 10th में हो, तो आई होप इतना तो आप कर ही लोगे। 1/5 आएगा 0.2, और इसके बाद क्या? इसके बाद कुछ भी नहीं, खत्म, यहीं तक चलेगा ये इसकी कैलकुलेशन। 1/2 कितना आएगा? 0.5, और इसके बाद कैलकुलेशन खत्म, डिवीजन इसका समाप्त। जबकि यदि हम बात करें 22/7 की, तो ये कितना है? ये आएगा 3.142857, और यही चलता रहेगा 142857, फिर से 142857। यहां पर हमने जो ऑब्जर्व की कोई चीज वो ये है कि जो ये फ्रैक्शंस होते हैं, अभी तक हमने देखा कि दो तरह के, या तो वो एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका डिवीजन समाप्त हो जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं होंगे, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर उनका डिवीजन लगातार चलता रहेगा और सेम नंबर्स, सेम सेट ऑफ नंबर डिजिट रिपीट होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 142857, फिर 142857 एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस हो गए, यानी कि जो नंबर्स के बीच में भी जो नंबर होते हैं, वो भी अभी तक की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, फ्रैक्शंस। या तो वो हो जाएंगे खत्म एक लिमिट के बाद, तो उनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 1/5 एक्सेट्रा। या फिर वो चलते ही रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के लिए 1/3 को भी आप देखोगे ना, 0.33333 एंड सो चलता ही रहेगा, या फिर 22/7 है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, यही क्यों? सिर्फ यही क्यों? पाई जो होता है, पाई
पाई की वैल्यू 22/7 से हल्की सी कम होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर पाई को तो हमेशा पाई इज इक्वल टू 22/7 इक्वल बोलते हैं, तो उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पाई जो है यहाँ पे कहीं पे होगा, इससे जस्ट पहले पाई, और इसके अलावा √2 1.41 समथिंग होता है, तो 1.5 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो इससे थोड़ा पहले यहाँ पे कहीं पे √2, और ऐसे ही √3 1.71 समथिंग यहाँ पे √3, ये पाई और √2 और √3 ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, पाई और √2 और √3 एक्सेट्रा। परंतु ये जो √2 है, √3, √पाई है, इनमें एक और खास बात है। इनमें क्या खास बात है कि यहाँ पर ना ये जो टर्मिनेटिंग थे, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग थे, अच्छा ऐसे नंबर को, तो क्योंकि जो बाद में जो रिपीट हो रहा है ना, इसको 1 4 2 8 5 7 इनके ऊपर बार लगा देंगे बस, इसका मतलब है रिपीट होता रहेगा। ऐसे ही 1/3 है इज इक्वल टू 0.3 रिपीट होता रहेगा, इसके ऊपर बार लगा देंगे। समझिए जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये तो बात थी इनकी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर डिजिट्स रिपीट ही नहीं होंगे, मतलब हो रहे हैं रिपीट, यहाँ पे कभी रिपीट ही नहीं होंगे। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू यदि आप देखोगे तो 3.1415 और इस तरह से डिजिट आएंगे कि कभी भी रिपीट नहीं होंगे, रिपीट होंगे ही नहीं कभी। तो ये एक अलग ही कैटेगरी, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के हो गए, एक तो वो जिनमें के डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं, और दूसरे वो जिनमें के डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं उनको हम बोलते हैं, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आगे दो कैटेगरी, एक तो हो गई रीअकरिंग, ये एग्जाम्पल के लिए 1/3 22/7 एक्सेट्रा, और दूसरे नॉन रिकरिंग, नॉन नॉन रिकरिंग, ये कौन से, पाइप, सॉरी नॉट पाइप, पाई, √2 √3 एक्सेट्रा। अब सुनिए ध्यान से, तो ये जो है ना वो वाले फ्रैक्शन जो कि या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रीअकरिंग है, वो सब, उन सब को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इसका मतलब है यहाँ पे जो मैंने नंबर लाइन के नीचे की साइड जो भी नंबर लिखे हैं, चाहे ये है 1/5 1/2 या फिर 22/7 या फिर 1/3 वगैरह वगैरह जो भी, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। और जो मैंने ऊपर लिखे हैं वो है इरेशनल नंबर्स। समझ गए आप बात? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो fractions which are either terminating or non-terminating but recurring are called rational numbers. For example, 1/3, 22/7, 1/2, 1/5, etc. और irrational numbers की क्या definition हो जाएगी? The fractions which are non-terminating and non-recurring are called irrational numbers. Example के लिए pi, √2, √3, etc. समझ गए आप बात? ओके। तो अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो रियल नंबर्स क्या होते हैं ये बताना था सबसे पहले। तो नेचुरल नंबर जो हो गए वो नंबर लाइन पे मिलते हैं, और होल नंबर्स नंबर लाइन पे मिलते हैं, और इरेशनल नंबर लाइन पे मिलते हैं, और ये भी नंबर लाइन पे मिलते हैं, और ये भी नंबर लाइन पे होते हैं, और इनको रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है नंबर लाइन पे, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अभी इनको भी दिखा दूंगा एक बार, नंबर लाइन पे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन शो इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो वो सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है, वो सभी होते हैं रियल नंबर्स। क्लियर? तो क्या इनके अलावा भी, रियल नंबर्स के अलावा भी कोई नंबर होते हैं? होते हैं। कौन से होते हैं? जो भी नेगेटिव नंबर होते हैं ना, उनका जब अंडर रूट कर देते हैं तो वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि -1 है, इसका अंडर रूट कर दिया, तो ये क्या है, रियल नंबर नहीं है, ये है इमेजिनरी नंबर। ओके। और जब कभी भी हम एक रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर करते हैं तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप सब पढ़ेंगे 11th क्लास में, मैथमेटिक्स में ऑफ कोर्स। इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो खैर अभी हमारे लिए इतना ही जरूरी था, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार फटाफट से यहाँ पे दिखा देते हैं कि वी कैन शो irrational numbers on number line। फॉर एग्जांपल ये 0 1 ये 1 है, तो यहाँ पे 1 पे ना मैंने क्या किया, ये 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो इसके टॉप पॉइंट को 0 से मिलाया, ज्वाइन किया, तो ये जो है आप जानते हैं कि ये हो जाएगा अंडर रूट 2, बिकॉज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट, तो अंडर रूट 2। अब यहाँ से आर्क ऐसे लगाएंगे, ये है अंडर रूट 2। सिमिलरली अंडर रूट 3 को भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे 1 यूनिट, तो ये अंडर रूट 2 है और ये 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 1 3 अंडर रूट 3, और इसको ज्वाइन किया और ये यहाँ पे किया, तो ये है अंडर रूट 3 एंड सो ऑन। 5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 1 ड्रॉ कर लेंगे, ये अंडर रूट 5 है, और ले लो ये अंडर रूट 5 है, ठीक है जी। So all the numbers which are present on number line are called real numbers। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे इसके बाद जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें अच्छी एल्सियम वगैरह निकालनी है, तो ठीक है। HCF होता क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप सबने किया हुआ है जूनियर क्लासेस में, बट स्टिल एक बार आपको थोड़ा याद दिला दें। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई नंबर लेता हूँ 20, तो 20 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 20 को 1 डिवाइड कर सकता है, 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, 20 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 नहीं कर सकता, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है और 10 कर सकता है, बस इसके अलावा नहीं कर सकता। फिर अगर मैं बोलूँ 30 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो भाई 1 कर सकता है, 3 कर सकता है, 5 कर सकता है, 6 कर सकता है और 10 कर सकता है और 15 कर सकता है। तो देखिए किसी भी नंबर को जो भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो सारे नंबर उस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ओके, यानी कि 20 को ये सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सभी नंबर 1 2 5 4 5 और 10 ये सारे नंबर 20 के क्या हैं, फैक्टर हैं। ओके, और ऐसे ही 30 के ये सारे नंबर क्या है, फैक्टर हैं। अब 20 और 30 के फैक्टर्स में से कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि दोनों के ही फैक्टर हैं, जैसे कि 1 है, जैसे कि 5 है और जैसे कि 10 है ना। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 30, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 और 30 क्या हो गए, 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, एक दो और भी है तो ठीक है देख लेना। ओके, अब ये जो कॉमन फैक्टर्स है इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा फैक्टर है ये, बस इसी को क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा है मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30, ये क्या हो गया, 10 हो गया जी। क्लियर हुई बात, जो होता है HCF। चलिए, अच्छा इसी चैप्टर में ना आगे बढ़ के हम एलसीएम के बारे में जानेंगे, तो उसके बारे में अभी बता देता हूँ राइट नाउ। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास नंबर है 2 और 3, तो 2 की टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो होंगे, वो क्या होंगे, 2 के मल्टीपल, जैसे कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। 20 के बाद भी चलते रहेंगे, कभी ये सोचोगे 2 10s आर 20 और बस उसके बाद खत्म टेबल, नहीं, चलता रहता है। तो ऐसे ही 3 6 9 12 और क्या 15 18 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ओके, तो 2 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको हम बोलेंगे मल्टीपल, क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 2। अब 2 के और 3 के कुछ मल्टीपल ऐसे हैं जो कॉमन होंगे, जैसे कि 6 हो गया है ना, जैसे कि इसके बाद क्या आएगा, 12 आएगा और एंड सो ऑन आते रहेंगे। तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल 6 12 18 एंड सो ऑन आते रहेंगे। अब बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा करोगे पॉइंट ही नहीं बनता, वो तो आता ही रहेगा, पता नहीं कितना आएगा, इनफाइनाइट। लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, किन्हीं भी दो नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा के लिए वर्ड यूज करेंगे हम लीस्ट, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ
2 एंड 3, तो सबसे छोटा हमने देख लिया ये 6 है। क्या है? 6। समझ गए बात? अब मुद्दा ये है कि हमें यदि HCF और LCM निकालना है, क्योंकि हमें इसमें ये चैप्टर में ये चीजें सीखनी है, HCF और LCM निकालना, तो इस तरह से यदि करेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बहुत समय हमारा लगने वाला है ना। वो हमें ना करना पड़े, हम उसको जल्दी से कैसे कर पाए, उसके लिए हमें तरीके सीखने हैं और वही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, HCF निकालने का एक डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाने को तो अभी के अभी सिखा दूं, परंतु एक्सरसाइज करते हुए जिस तरह के क्वेश्चंस सिखाए गए हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो सब करने के बाद उसके बाद ही करेंगे। ओके, अब बात करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये कुछ नंबर्स है, जो पहले नंबर लिखा है इसको हमें डिवाइड करना है किससे, जो कि उसके साथ नंबर दिया गया है। यहाँ पे यदि हम इसको करें 5 3 जा 15, ये 2 आ गया। डेसिमल्स तक नहीं निकालना हमने, बस यदि कुछ रिमाइंडर है, यानी कि ये डिवीजर है, डिवीजर से छोटा यदि रिमाइंडर आ गया बस खत्म करो, आगे कंटिन्यू नहीं करना। ओके, 12 तो 0 चलेगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या आएगा 0, तो क्या आ गया 5 रिमाइंडर आ गया ना। यहाँ पे 5 4 5 जा 20 और यहाँ पे 0 रिमाइंडर। तो देखिए ये जो 5 3s आर, तो ये जो 3 है इसको हम बोलेंगे क्वोशंट, और ये इसको Q से डिनोट करेंगे। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 5। ये जो बचा है नंबर इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर, और इसको सिंबल देंगे हम R। तो ये R की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0। ठीक है जी, ओके। तो हमने ये देखा कि किसी भी नंबर को जैसे कि 70 है, किसी भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि उसका डिवीजन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसके क्वोशंट से और ऐड कर दिया उसमें रिमाइंडर, तो हमें वही नंबर मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा है ना, जैसे 12 है, सॉरी 5 है इज इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5। इसी तरह से यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0। तो एक्चुअल में जो नंबर है उसको हमने बोला ए, किसी भी नंबर ए को, ए और बी, फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी। बी यहाँ पर क्या है, जो डिवीजन है बी, साथ में क्या है क्यू प्लस आर, मतलब कि किसी भी नंबर को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, सेम यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। और किन्हीं भी दो नंबर्स ए और बी के लिए, फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, the value of q and r is unique. The value q and r is unique. इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यदि हमने एक नंबर लिया 17, यानी कि ए की वैल्यू यदि हमने 17 ली और बी की वैल्यू यदि हमने 5 ली है, तो q की वैल्यू डेफिनेटली 3 ही आएगी, r की वैल्यू 2 ही आएगी, और कुछ आ ही नहीं सकती। बस इसी को बोलते हैं कि यूनिक वैल्यू, यूनिक। यदि हम b की वैल्यू बदलते हैं, a को सेम रखते हैं, यदि 17 लें और a की वैल्यू 17 होगी, b यानी कि 5 की जगह हम कुछ और ले लें, यदि 2 ले लें,
तो 2 8s are 16, यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पर Q की वैल्यू भी बदल गई और R की वैल्यू भी बदल गई, समझ गए ना। इसीलिए फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ A एंड B बोला गया। A और B यदि फिक्स हैं, उनके लिए, A और B के पेयर के लिए Q और R यूनिक होंगे, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि किसी भी नंबर को हम, किसी भी नंबर A को BQ प्लस R की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। किसी भी नंबर A को BQ प्लस R की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे ऑब्जर्वेशन, ध्यान देने की बात यह है कि जो Q की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और वो 0 से बड़ी भी हो सकती है। वेयर Q कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ R इज, R 0 भी हो सकता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए B से तो छोटी ही रहेगी। मतलब कि ये जो डिवीजर है, मतलब कि ये जो है इससे तो छोटी ही रहेगी। किसकी वैल्यू? R की वैल्यू। देखो 2 यहाँ पे 5 से छोटा है, यहाँ पे 5 है R, यहाँ पे 12 से छोटा है, और यहाँ पर तो 0 है। तो जो R है उसकी वैल्यू B से तो हमेशा छोटी रहेगी और 0 भी हो सकती है, ठीक है। और यही जो चीज है कि एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है ये? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा, लेमा का मीनिंग होता है अ स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज की जाए, मतलब एक स्टेटमेंट है जो पहले से ही प्रूव्ड है, उसका यूज करके हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मून के ऊपर हम बोलेंगे भाई आवाज जो है, साउंड किसी भी चीज की सुनाई नहीं दे सकती, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। और किसके बेस पे? दो स्टेटमेंट्स के बेस पे। मान लीजिए हम बोल रहे हैं भाई मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, और जो साउंड है उसको प्रोपेगेट करने के लिए, साउंड वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो मून के ऊपर तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, हवा नहीं है, कुछ नहीं, वहां पे मतलब कोई मीडियम ही अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो इससे प्रूव हो जाता है कि यस। आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा लेमा क्या है। स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। एक टर्म और होती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो हम काम करते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप्स में काम करते हैं। एग्जांपल के लिए हमने कल के लिए अपना स्कूल बैग रेडी करना है, तो आप क्या करेंगे? स्टेप 1 स्कूल बैग को ओपन करेंगे, स्टेप 2 ये देखेंगे कि कल किस किस कौन कौन से सब्जेक्ट क्लास नहीं है, जो नहीं है फालतू का वजन क्यों ढूंढना, तो उसमें से वो वाली सब्जेक्ट्स की बुक निकाल देंगे। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास है तो वो उसमें डाल देंगे। फिर अपना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हो गया है ना, तो बैग निकाल, बुक्स निकालना जो नहीं है जरूरत, स्टेप 2 स्टेप 3 जिनकी जरूरत है वो डालना, स्टेप 4 उसमें लंच बॉक्स डालना, स्टेप 5 वाटर बॉटल रखना, स्टेप 6 उसको बंद करना। और ये मतलब कोई भी काम करने के लिए एग्जांपल दिया मैंने। एल्गोरिदम ये हो जाएगा एल्गोरिदम, छोटे छोटे स्टेप्स में जो हम काम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये हमने कर लिया। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमें एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, तो एचसीएफ निकालने के लिए जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या मतलब कि छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना है। ये जो भी बता रहा था मैं आपको एल्गोरिदम, एचसीएफ निकालने का जो एल्गोरिदम। एग्जांपल के लिए यदि हमें ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई आपको कोई भी नंबर दिए गए ना, आपको यदि किन्हीं भी दो नंबर्स का
एच वो निकालना है। मान लीजिए एक्स और वाई को दो नंबर दे दिए और हमें बोला गया कि भाई इनका ना आप एचसीएफ निकाल के दिखाइए, इन दोनों का नंबर का एचसीएफ निकाल के दिखाइए। तो इन दोनों में से कोई ना कोई नंबर तो छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। मान लीजिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। स्टेप 1 क्या है ये, स्टेप 1 किस चीज का, एचसीएफ निकालने का इन दोनों नंबर का। तो यदि हम इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, तो या तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया ए आ गया है ना, और ये यहाँ पर आ गया y और यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो x है यही होगा एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का। और यदि इन केस स्टेप टू या क्या होगा कि हमने इसको डिवाइड किया और यहाँ पर ये a आया और यहाँ पर ये z आ गया, मतलब कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ गया, r आ गया। तो आपको क्या करना है, इस r को डिवीजर बना लेना है और x को अंदर रखेंगे, x को डिवाइड करेंगे, समझ गए। अब फिर से वही, या तो ये डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब r होगा फिर एचसीएफ, और अगर नहीं हुआ तो जो भी रिमाइंडर आएगा इसको डिवीजर बनाएंगे और r को यहाँ पे अंदर रख देंगे, और जब तब तक करते रहेंगे जब तक कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। और लास्ट में जो भी डिवीजर होगा, लास्ट वाला जो डिवीजर होगा वही होगा एचसीएफ। एग्जांपल करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है, हमें एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर्स का। हमें एचसीएफ निकालना है भैया, एचसीएफ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। तो देखते हैं, हमने कहा था कि दोनों में से कोई ना कोई नंबर छोटा, कोई ना कोई बड़ा होगा, तो ये छोटा है तो इसको डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे इसको। स्टेप 1 क्या हो गया, मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ सीधा। तो 4052 यही है ना नंबर, यही है। तो ये दिखाई दे रहा है कि 4000, ये 12003 और ये 3 से 12156, ठीक है। ये कितना बचेगा, 420। अब देखिए रिमाइंडर बच गया ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो बस ये बता रहा था मैं, ये जो आर बचेगा यदि ये डिवाइड हो जाता, अगर हो जाता तो ये 4052 ही एचएफ होता है इन दोनों का, लेकिन अगर नहीं हुआ, रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर से डिवाइड करना है इसको, डिवीजर को 405, ये नया डिवीजर बन गया, ठीक है ना, इसको अंदर। तो 420 को ये 9 पे चलेगा, 3780। आप करके देखिए ना, क्योंकि मुझे पता है, तो मैं इसको टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी करूंगा। ओके, ये बचेगा 272, ठीक है जी। अगेन ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, जब तक कि पूरा डिवाइड नहीं हुआ तब तक करेंगे। 420 रखो, 420 टू जा करेंगे 250, 500 दिखाई दे रहा है ना, तो ये 1 से चलेगा 272, और ये बचेगा 148, 272 148 नहीं, 1 पे आएगा 148, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से कितना बचेगा, 120 124, इसको अंदर रखो 148, ये आ गया, ठीक है ना। 1 जा 124, ये कितना बचेगा 24, 124 24 5, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 124 24 5 आर 120 है, तो 4 आया, अंदर रखो 24, ये आ जाएगा। 4 6 आर 24 0, तो 4 वो लास्ट नंबर है जिसके द्वारा डिवाइड करने पर कुछ भी नहीं बचा, तो बस 4 ही है क्या, तो 4052 और 12576 का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 4 है। क्या है जी, 4। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की, जो 4 है, वो केवल और केवल इन दो नंबर्स का एचसीएफ नहीं है, वो केवल और केवल इन दो नंबर्स का एचसीएफ नहीं है, वो इसका और इसका भी है, यानी कि 420 और 4052 का भी एचसीएफ है, वो 272 और 420 का भी एचसीएफ है, वो 148 और 272 का भी एचसीएफ है, और वो 124 और 148 का भी एचसीएफ है, और वो 24 और 124 का भी एचसीएफ होगा। ओके, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं, हो गया। तो यहाँ पे ये जो हमने यूज किया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ओके।
Euclid's division algorithm to find the HCF of any two numbers. बाकी और क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है कि शो दैट example number 2, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of 2q plus. भाई ये शो करना है कि every positive even integer जो है 2q फॉर्म में होगा और every positive odd integer जो होगा 2q plus 1 की फॉर्म में होगा. ओके, कर देते हैं. इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा. जो नेचुरल नंबर्स आपने देखे 1 2 3 4 5 ऐसा देखा ना. हाँ, लेकिन ये जो नेचुरल नंबर्स है इनको हम एक कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राइम और कॉम्पोजिट. प्राइम आप जानते ही हैं, वो नंबर जिनके के केवल दो फैक्टर होंगे, जैसे कि 2 है, 3 है, तो 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना. ऐसे ही 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं. जबकि दूसरी तरफ यदि हम 8 को देखें तो 8 को हम 1 से भी कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं और 8 से कर सकते हैं. और 6 को भी ऐसे ही इससे कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, है ना. तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि भाई 2 जो है, 2 के तो केवल दो ही फैक्टर हैं, 3 के केवल दो ही फैक्टर हैं, जबकि 8 के 4 फैक्टर हैं, 6 के 4 फैक्टर हैं. तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, वो सब होते हैं प्राइम नंबर्स. ये हो गए प्राइम नंबर्स. और ऐसे नंबर्स जिनके के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स. एक बात हो गई. दूसरी बात, तो 1 क्या हुआ, 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो 1 हुआ है 1 खुद. तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है. सो 1 इज नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट. चलिए, ये बात हो गई. अब दूसरी बात ये है कि भाई ये जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5, इनको एक और कैटेगरी में तो हमने बांटा था, एक और में भी तो बांटा था, इवन में और ऑड में. इवन नंबर क्या होता है, जो दो से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 4 है, 8 है, 12 है. ये सारे के सारे नंबर 4 8 12 16 20 दो से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली. तो ये सब हो गए इवन नंबर. जबकि 7 हो गया, 5 हो गया, ये क्या दो से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होते. तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ओड नंबर. चलो, ये तो छोटी क्लास के हिसाब से थी ओड नंबर, इवन नंबर. लेकिन यदि हमें कोई नंबर दिया गया है 2q फॉर्म में, तो ये बताइए ओड है कि इवन. तो सिंपल है, लॉजिक वही है, दो से डिवाइड करके देख लो सर, दो से डिवाइड हो गया, क्यू आ गया, इसका मतलब है इवन है. और यदि कोई नंबर दो से डिवाइड नहीं होता तो वो क्या है, इवन है. ऐसे ही ये बताइए 4q प्लस 2, ये बताइए ओड है कि इवन है. तो सिंपल है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2q प्लस 1. तो अब देखते हैं दो से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इवन है. समझ गए. तो ये भी आपको पहचान आनी चाहिए, ओड और इवन की. अब करते हैं ये स्टार्ट. तो क्वेश्चन था हमारा कि हर एक पॉजिटिव इवन नंबर जो है 2q फॉर्म में होगा और ओड नंबर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा. तो सॉल्यूशन देखिए इसका. लेट a be any positive integer and b be 2. यहाँ पे b हमने 2 क्यों लिया, b इज इक्वल टू 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में प्रूव करना है, समझ गए, इसलिए. तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू b की वैल्यू 2q प्लस r की फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, है ना. और अब हम जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हम जानते हैं कि r की वैल्यू हमेशा ही b से तो छोटी होती है, यानी कि r की वैल्यू वेयर q is greater than or equal to 0 and r is 0 और 1, क्योंकि तो हो ही नहीं सकती, छोटी होगी. इसलिए when ये तो क्लियर है, when r is equal to 0 then a is equal to 2q. अगर r 0 है तो a क्या होगा, 2q, which is an even number. अभी समझाया मैंने आपको. और दूसरा when r is equal to 1 then then okay, then a is equal to 2q plus 1 होगा, which is, ये देखो दो से डिवाइड नहीं हो रहा, which is an odd number. बस यही प्रूव करना है. बाद में हम लिख देंगे this proves that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1. ठीक है, बस उसी के साथ ये खत्म. थर्ड एग्जांपल करते हैं. Now let's solve the example number 3.
So next question is show that any positive odd integer of the form positive odd integer. देखिए positive odd integer is of the form 4q plus 1 4q plus 3 4q plus 1 and 4q plus 3 where ये शो करना है where q is some integer okay solution let a be any positive integer and b यहाँ पे हम करेंगे 4 ले लेंगे तो यदि ऐसा है तो इसका मतलब है which implies a is equal to bq भाई एक मिनट 4 है ना 4q plus r okay so where q का तो हमें पता ही है कि greater than or equal to 0 and where r is 0 1 2 or 3 now if r is equal to 0 then अगर r 0 है तो a is equal to 4q which is even if r is equal to 1 then a is equal to 4q plus 1 और ये क्या है odd सिमिलरली समझ गए ना अब 2 होगा तो if r is equal to 2 then a is equal to 4q plus 2 और ये क्या है इवन है क्योंकि 2 कॉमन लेके अभी समझाया था थोड़ी देर पहले और यदि r is equal to 3 then a is equal to 4q plus 3 which is an odd number तो हमने देखा कि जब 4q plus 1 है तो भी odd है और 4q plus 3 है तो भी odd है बस this proves that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3 same as it is statement जो कि बुक में दी गई ठीक है जी ये 3 एग्जांपल हो गए इसके बाद अब मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ एग्जांपल नंबर 4 है वो आपका होमवर्क है नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन दूंगा तब तक आप खुद से ट्राई कीजिए ठीक है अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ स्टार्ट क्योंकि मैंने 2-3 एग्जांपल आपको करवा दी है तो आई होप एग्जांपल नंबर 4 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225 135 225 का HCF निकालना है हमें तो 225 और 135 में तो छोटा नंबर है 135 इसको मैं बाहर लिखता हूँ मेथड वही है स्टेप 1 135 वंस आर 2 करेंगे तो 270 हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 135 ओके माइनस करेंगे 235 90 आएगा 90 135 वंस आर 90 90 वंस आर ओके 45 ये 90 45 twos आर 90 0 ओके बस 45 इज द HCF हो गया ना फटाफट थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा ये था पहला पार्ट दूसरा पार्ट है पहले ही क्वेश्चन का के 2-3 पार्ट है तो फटाफट से निपटा देते हैं 196 और 38220 38220 और क्या है 196 तो भाई ये ना 195 पे कंप्लीटली कट जाएगा आप देख लेना तो 38220 समझ गए तो क्योंकि इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है इसलिए HCF क्या हो जाएगा 196 इज HCF ओके थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट है 867 और 255 यस 867 255 23 3 पे चल रहा है 3 ये आ जाएगा 675 102 रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर को डिवीजन बनाएंगे इसको 225 को अंदर रखेंगे 255 आएगा 51 51 51 तो रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब है 51 HCF कितना है भाई HCF 51 किसका इन दोनों नंबर्स का ये सॉरी इन दोनों नंबर्स का 255 एंड 867 का 51 इज द राइट आंसर
ये पहला क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, मैं अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई है ना, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करवाए, आप इनकी हेल्प से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 समझा देता हूँ। 4 आप आई होप कर लेंगे, होमवर्क होगा आपका। एग्जांपल नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आपका होमवर्क है। और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ट्राई आपको खुद से करने हैं पहले, ठीक है ना? फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि भाई एक आर्मी है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मैं आपको समझा देता हूँ क्या सिचुएशन है। यहाँ पे आर्मी है, मतलब साधारण सैनिक है और ऑफिसर है, ये समझ लो, ठीक है? और इसको आप ऐसे समझो कि जो आर्मी है ना, जो साधारण सैनिक है, तो वो संख्या में मान लो 12 है, ओके, और जो ऑफिसर है वो मान लो 4 है। तो यहाँ पे ना स्टेटमेंट ये है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इनके ना कॉलम बननी है, यानी कि आगे तो रहेंगे ऑफिसर और उनके पीछे रहेंगे सैनिक। तो यदि एक कॉलम में एक ऑफिसर है तो जितनी भी लाइन बनेंगी सब में एक एक ऑफिसर होगा, और उनके पीछे एक एक ऑफिसर के पीछे जो सैनिकों की संख्या होगी वो भी इक्वल होगी, ओके। ये है सिचुएशन। तो ये कितने तरीके से अरेंजमेंट करी जा सकती है, देखो। एक तो सिचुएशन ये है कि भाई ये स्टार से, मान लीजिए हमने स्टार से दिखाया ऑफिसर को, ये ऑफिसर है और इनके पीछे 4 ऑफिसर हो गए, 12 सैनिक लगाने हैं तो भाई इक्वल होने चाहिए। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कितना है 3, तो 3 सैनिक। ये है एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि भाई दो दो सैनिक है एक लाइन में, तो 2 ही हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 6 आ जाएंगे, है ना? एक ये भी तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? भाई ये सारे के सारे ऑफिसर एक ही लाइन में, और इसी तरह से सारे के सारे सिपाही भी इसी लाइन में, है ना? 12 के 12। लेकिन यहाँ पर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें ढूंढनी है। अगर मैक्सिमम ढूंढना है तो ये तो एक ही कॉलम होगा, ये तो नहीं है। तो ये 4 है और ये 2 है, तो ये भी कैंसिल। तो ये वाला सिचुएशन ढूंढना है, समझ गए आप? लेकिन अंतर क्या है? अंतर बस इतना है कि संख्या अभी मैंने आपको समझाने के लिए 4 और 12 ले ली थी, तो ये संख्या 4 और 12 ना होकर के 616 और 32 है। क्या है? 616 और 616 और ये है ना। तो यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अभी हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर नंबर ने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया था, 12 को और 4 को। वो क्या, कौन सा नंबर था? 4, है ना? अच्छा, 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते थे? 1 कर सकता था, 2 कर सकता था, 4 कर सकता था। जबकि 12 को 1, 2, 4 और 6 भी कर सकता था, लेकिन वो नंबर जो दोनों को ही डिवाइड कर सकता था वो 4 था। इसका मतलब क्या हुआ? एचसीएफ की बात हो। तो हमें ये 4 और 12 का भी एचसीएफ निकालना था, उन दोनों का भी एचसीएफ 4 था, और इन दोनों का भी एचसीएफ निकालना है हमें। समझ गए ना बात? तो वो कैसे निकालेंगे हम? वही अभी जो हमने सीखा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें एचसीएफ निकालना है। 32 1, यहाँ पे 32, ये कितना आएगा? 4 होता है, 29 6 6 आ गया ना? अच्छा, अब 32, ये अगर 10 पे करेंगे तो 329, इसको 9 से अगर मल्टीप्लाई करें 288, 288, और ये कितना आएगा? 8 आएगा ना? ठीक है, अभी छोटा आ गया, देखिए इससे छोटा, जब तक ये बड़ा था तब तक डिवाइड करके छोटा आ गया, तो 32 को यहाँ पे 8 4 जा 32 0, बस 8 ही क्या है? 8 ही क्या है? एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का, 32 और इसका।
8 आ गया, बस इसका मतलब है कितनी कॉलम बनेंगी, 8 बनेंगी। समझ आई आपको ये बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और करवा देते हैं। 8 कॉलम अगर बनेंगी तो एक एक कॉलम में 4 4 ऑफिसर होंगे, 4 4 4 4 8, ठीक है, और उनके पीछे 8 से ही 616 का डिवाइड कर देंगे। चलो बता देता हूँ, 8 से डिवाइड कर देंगे, 5, यस, तो 4 ऑफिसर और उनके पीछे 77 सैनिक, 81 हो गए कॉलम में टोटल आर्मी पर्सनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी positive integer is of the form 9 9m plus 1 and 9m plus 8। तो वही है क्वेश्चन 5, ये यूज यूक्लिड्स डिवीजन और let a be any positive integer and b, अब यहाँ पर b, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और अभी तक आप इस एक्सरसाइज को जो क्वेश्चन करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करोगे या क्वेश्चन नंबर 2 भी करोगे, तो आप देखेंगे कि हम जनरली वही p की वैल्यू वही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 लेने से पहले थोड़ा सोचिए, क्या सोचिए कि भाई 9 अगर लेंगे तो इसका मतलब है r तो 9 से 9 क्या b है, b की वैल्यू 9 लेंगे तो r जो है 0 से 8 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब r के 9 केस बनेंगे ना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पे क्यूब करना है, क्यूब, तो एक्चुअल में यदि हम b की वैल्यू यहाँ पे 3 भी ले लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे, वो देखिएगा, b यदि a है तो क्या होगा, देन a इज इक्वल टू 3q प्लस r। नाउ इफ, वो तो है कि r 0 1 या 2 है, इफ r इज इक्वल टू 0 देन a, अच्छा, a क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो इसको ना हम क्यूब करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो यदि हम इसका क्यूब करें, वेट, इसका हम क्यूब करते हैं, तो अगर a इज इक्वल टू 3q प्लस r है, देन a क्यूब विल बी 3q प्लस r का क्यूब, है ना, और ये a प्लस बी क्यूब बन गया। तो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद कीजिए, a क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब 3q का क्यूब a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये बना, ठीक है जी। इसको करें यदि हम, तो a क्यूब 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर r प्लस 9 क्यूब r स्क्वायर प्लस r क्यूब, ये बना, हाँ ये बना। अब देखिए, नाउ इफ r इज इक्वल टू 0, यदि r 0 है, देन a क्यूब कितना हो जाएगा, यदि r 0 है तो r तो इसमें भी है, r तो इसमें भी है, r तो इसमें भी है, तीनों स्टेटमेंट कैंसिल, तो कितना बचेगा, a क्यूब कितना बचेगा, 27 क्यूब, ठीक है जी। परंतु यदि इफ r इज इक्वल टू 1, और फिर उसके बाद एक केस हो बचेगा r इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, उसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। यदि r 1 है, देन a क्यूब इज इक्वल टू, तो a क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये तो इतना ही रहेगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर रहेगा, ये 27 क्यू स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे r क्योंकि 1 है, प्लस 9 क्यू, ये प्लस 9 क्यू, 9 क्यू, और ये 1 का स्क्वायर, तो प्लस 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 1, ठीक है जी, ये हो गया।
और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें, क्या हम यहाँ पे 9 को कॉमन ले सकते हैं? यदि हम 9 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, which implies a क्यूब, इस केस की हम बात करें 9 को यदि हमने कॉमन ले लिया, ये 9 कॉमन आ गया, तो ये अंदर बचेगा 3 क्यू स्क्वायर 3 क्यू क्यूब इंटू 3 क्यू क्यूब 3 क्यू क्यूब प्लस प्लस 27 क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 कॉमन आ गया, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, 9 क्यू है तो क्यू, और यहाँ पर प्लस 1, ये बचा के नहीं बचा, तो या विच इम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे m और यहाँ पे प्लस 1, वेयर 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 m इज इक्वल टू क्या, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, बोलो बोलो, है ना, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, यानी कि ये को इसको हमने m मान लिया, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 आ गया कि नहीं आ गया, और यही तो प्रूव करना था यहाँ पे, ये जो a क्यूब है, तो यहाँ पे यदि हम 9 को बाहर रखें तो 3 क्यू दिस इज इक्वल टू 9 को बाहर रख लिया हमने इंटू 3 क्यू क्यूब, तो क्या ये 9m नहीं हो गया, वेयर वेयर m इज इक्वल टू वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब, तो ये भी 9m की फॉर्म में आ गया, अगला आ गया 9m प्लस 1 की फॉर्म में, और इससे आगे देखिए, इफ r इज इक्वल टू 2 देन, तब क्या होगा, तो मेन हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, मेन हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे r की वैल्यू 2 रखनी है, तो अब a क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब, ये तो ही रहेगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, अच्छा ये देखिए 27 क्यू स्क्वायर आर है ना, आर यहाँ पे 2, 27 2s आर 54 क्यू 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 स्क्वायर 54 क्यू क्यूब, क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ये 2 का स्क्वायर होगा, तो 4 9 इंटू 4 36 क्यू 36 क्यू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर भी 9 कॉमन आ रहा है, तो लेते क्यों नहीं कॉमन, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन आ गया, 3 क्यू क्यूब प्लस 9 आ गया बाहर, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू 4 क्यू बस प्लस 8, बस ये जो अंदर वाला है जो भी है इसको हमने m मान लिया, तो विच इम्प्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 9m और प्लस 8, हो गया कि नहीं हो गया प्रूव, बस ये तो प्रूव करना था, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त और ये एक्सरसाइज भी समाप्त। तो मैंने कुल मिला के आपको एज अ होमवर्क एग्जांपल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का और एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4 या मैंने आपको एज एक्सरसाइज दिए, इसमें जो ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए, ठीक है जी, और यदि आप इसको वीडियो को पूरा देख लेते समझ लेते हैं तो इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।